नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिज़नेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस प्लस इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम एनालाइज़ करते हैं ये तीनों बिज़नेस न्यूज़पेपर्स के वो सबसे बेस्ट आर्टिकल्स जो आपके इनकम, आपके खर्चे, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और आपके बिज़नेस और जॉब प्रॉस्पेक्ट्स को अफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो ये 5 पैरामीटर्स जो हैं हमारे फ़ोकस हैं और हम इनसे रिलेटेड ही न्यूज़ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ऐसे वीडियोज़ अगर आपको पसंद है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती हैं तो। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं आज के सारे आर्टिकल्स का, कि आज हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं एंड इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं, आज काफ़ी इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं मैं कहूँगा आप सबके लिए। सबसे पहले है क्रूड शॉक फॉर रूपी एंड मार्केट्स। यहाँ पे क्रूड ऑयल ने रूपी को के लिए एक शॉक क्रिएट किया और मार्केट्स के लिए भी। तो देखते हैं कैसे। इंडियाज़ बिलियनियर प्रमोटर्स क्लब टॉप्स 200 मेंबर्स। तो इंडिया में 200 बिलियनियर्स अब हो चुके हैं, तो हम ये भी देखेंगे कैसे। लेटेस्ट सैंक्शंस ऑन रशिया कट ऑफ एक्सेस टू डिस्काउंटेड क्रूड। तो लेटेस्ट जो सैंक्शंस लगे हैं रशिया पर, हमने डिस्कस भी किया है पहले, तो इससे कैसे डिस्काउंटेड क्रूड जो हमें मिल रहा था मे बी अब ये खत्म हो जाए। तो वी हैव टू सी कि कुछ चांसेस हैं, कितने चांसेस हैं। रुपी स्लाइड कुड हेस्टन मार्केट फ्री फॉल। यहाँ पे शेयर बाजार काफ़ी गिर सकता है रुपये की स्लाइड होने से, तो क्या ये बात सही है या नहीं है, ये एक बार देखते हैं, क्योंकि इतना भी आसान नहीं है। ग्रो आइज़ आईपीओ दिस ईयर टारगेट 6 टू 8 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन। यहाँ पे ग्रो 6 टू 8 बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन को टारगेट कर रहा है। एक ब्रोकर मैं कहूँगा ब्रोकर कंपनी है ग्रो, काफ़ी बड़ा स्टार्टअप था, यूनिकॉर्न बन गया। वी हैव टू सी के क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं और आगे आईपीओज़ में। एचसीएल टेक मिसेस Q3 एस्टिमेट्स। एचसीएल टेक के ना रिजल्ट सही आए हैं, लेकिन शेयर 10% नीचे है। क्यों? क्योंकि एस्टिमेट्स को बीट नहीं कर पाए। तो डिस्कस करेंगे क्या एस्टिमेट्स थे, कहाँ वीक रह गया एचसीएल टेक। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे इट गोज़ बियॉन्ड एप्पल, ये बियॉन्ड एप्पल जा रहे हैं और ये शाओमी और ओप्पो के लिए भी फ़ोन मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, असेंबल करना चाहते हैं इंडिया में। तो देखते हैं कि ये इनके प्रोजेक्ट्स ले पाते हैं या नहीं। December retail inflation hits 4-month low of 5.2% as food prices cool। तो यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा फाइनली 5.2% आया है एंड फूड प्राइसेस भी जो है यहाँ पे काफी ठंडे होते हुए नजर आए हैं, नीचे जाते हुए नजर आए हैं। फूड इन्फ्लेशन ने क्योंकि हमें ज्यादा परेशान किया है। फ्यूल्ड बाय एक्सपोर्ट्स, चाइना ट्रेड सरप्लस नियर्स $1 ट्रिलियन। चाइना का ट्रेड सरप्लस करीब $1 ट्रिलियन हो चुका है। इतना बढ़िया एक्सपोर्ट किया है चाइना ने यूएस को पिछले कुछ महीनों में। तो इसका रीज़न क्या है हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। क्रूड शॉक फॉर रूपी मार्केट्स। रूपी वर्स्ट परफॉर्मर इन एशिया लॉग्स sharpest single day decline in 2 years against dollars. Sell off in domestic equities on Monday sent rupee tumbling past psychologically crucial mark of 86। क्या हुआ कि एक सेल ऑफ आया डोमेस्टिक इक्विटीज में मंडे को। भारत के शेयर बाजार में काफी बिकवाली देखने को मिली। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जब लोगों ने स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जब शेयर को बेचा तो उसे कन्वर्ट किया रुपी में। ऑफ कोर्स रुपी में ही आप बेचोगे इंडिया में, और रुपी से फिर कन्वर्ट करोगे डॉलर में, तो डॉलर परचेज करोगे, रुपए को बेच दोगे। रुपए को बेचने से सेलिंग प्रेशर आया रुपए पे, और वो 86 का जो क्रूशियल मार्क था, ये देखिए यहाँ पे इसे क्रॉस किया है किसने, हमारे रुपए ने फर्स्ट टाइम। एंड यहाँ पे ये स्टीपेस्ट सिंगल डे फॉल है पिछले 2 सालों में। एंड जो हार्डनिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस थे, इसने भी स्ट्रेंथन किया डॉलर को, जिसकी वजह से प्रेशर और बढ़ गया। अब क्रूड के दाम भी बढ़ गए अचानक से, $80 के ऊपर चले गए, जिसकी वजह से रुपए पे और प्रेशर आया। तो जो रुपया है ये 0.7% हमें नजर आया गिरता हुआ, 0.7% ऑन मंडे। एंड ये क्लोज हुआ है फ्रेश लो ऑफ $86.58 पर, कंपेयर टू प्रीवियस क्लोज ऑफ 85.97 अगेंस्ट ग्रीनबैक। तो जो टू बिकम द वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी फॉर द डे, यहाँ पे मिनिमल इंटरवेंशन रहा है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डीलर्स का कहना है। एंड जो डोमेस्टिक कंट्री है करेंसी है हमारी, इसने एक्सपीरियंस किया है करीब 1.1% ऑफ डेप्रिसिएशन। करीब 1.1 डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो रुपया वीकन हुआ है टू 86 पर डॉलर फ्रॉम 85 इन जस्ट 16 ट्रेडिंग सेशन। पिछले 16 ट्रेडिंग सेशन में 85 से हम 86 तक पहुंच गए, जबकि 84 से 85 तक आने में हमें लगा था 46 डेज, एंड जो शिफ्ट था 83 से 84 में, ये हुआ था 478 डेज में। तो 478 डेज तक रुपया कितना स्टेबल होगा कि 83 से 84 आने में इसे इतना टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 1.5 साल से भी ज्यादा लग गया। तो अब ये देख सकते हैं। तो काफी
तेज़ी से गिरा है यहाँ पे रुपया, बहुत ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी आई है गिरावट में एंड जो हमारे ऑयल प्राइसेज़ है ना, इन्होंने एक डबल व्हामी क्रिएट कर दिया शेयर बाज़ार के साथ-साथ। तो यहाँ पे आरबीआई का इंटरवेंशन आपने एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट जो पढ़ी है कि कम हो चुका है और आरबीआई ने कहा भी था कि हम इंटरवेंशन अपना कम करेंगे। तो आरबीआई क्या करता है जब रुपए पे सेलिंग प्रेशर हो तो रुपए को वो बाय करता है ताकि क्या हो रुपए में थोड़ा-सा डिमांड इंक्रीज़ हो एंड यहाँ पे थोड़ी-सी सप्लाई उसकी कम हो ताकि इसका दाम ऊपर जाए, सपोर्ट कर पाए रुपए को। लेकिन अब आरबीआई भी इंटरवेंशन नहीं करेगा क्योंकि आरबीआई करीब-करीब $100 बिलियन खर्च कर चुका है रुपए को सपोर्ट करने में एंड अब वो आगे सपोर्ट ऐसे नहीं करता रह सकता है, ठीक है? कभी ना कभी उन्हें भी डॉलर बाय करना ही होगा, धीरे-धीरे डॉलर के रिज़र्व्स को भी बढ़ाना ही होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप हमेशा ऐसा करते रहें। आते हैं अगले आर्टिकल पे, इंडियाज़ बिलियनेयर प्रमोटर्स क्लब टॉप्स 200 मेंबर्स। इंडिया का जो बिलियनेयर क्लब है, अब 200 लोगों के पार जा चुका है यहाँ पे इनका नंबर। कंबाइंड वेल्थ $1 ट्रिलियन है इनके पास 2024 में और नेट वर्थ ऑफ टॉप 2 जो है वो हायर है नेक्स्ट 8 से। जो टॉप 2 है उनके पास इतना ज़्यादा है। जो क्लब है बिलियनेयर प्रमोटर्स का इंडिया में एक्सपैंड हुआ टू अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 201 मेंबर्स एट द एंड ऑफ 2024। ये काफ़ी ऊपर है शार्पली फ्रॉम 157 एट द क्लोज ऑफ इक्विवेलेंट पीरियड द प्रीवियस ईयर्स एंड 126 व्हेन 2022 इरोडेड। तो कोविड के बाद से अगर आप देखेंगे तो बिलियनर्स के नंबर बहुत ही शार्पली इंक्रीज हो रहे हैं। काफी पूरी दुनिया में ये हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में हो रहा है। अगर आप देखोगे जो कंबाइंड वेल्थ है इंडिया के बिलियनर्स का ये पास $1 ट्रिलियन हो गया है फॉर द फर्स्ट टाइम और ये पहुंच गया है एन ऑल टाइम हाई ऑफ 1023.9 बिलियन एट द एंड ऑफ दिसंबर। बाय कंपैरिजन अगर आप देखो तो जो कंबाइंड मार्केट कैप है सारे बीएसई लिस्टेड कंपनीज का ये 18.9% है दिसंबर 2024 में एट 5200 बिलियन फ्रॉम 4374 बिलियन एट द एंड ऑफ दिसंबर 2023। तो बीएसई की जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है इंडिया में उनका 18.9% इंक्रीमेंट हुआ है उनके मार्केट कैप में। मतलब वैल्यू, मार्केट कैप क्या हो गया, आज उस कंपनी को आप खरीदने जाओ सारे शेयर खरीद लो उसके, तो मार्केट कैप वो वैल्यू है जो आपको पे करना होगा उस पूरी कंपनी के सारे आज शेयर्स को खरीदने के लिए मार्केट से। तो बीएसई सेंसेक्स अगर आप देखेंगे तो एक लेगार्ड रहा है और सिर्फ 6% ऊपर है इन डॉलर टर्म्स एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। Billionaire promoters' wealth based on market value of their family stakes in listed companies was up by 21.1% last year from 845.5 billion at the end of December 23 and 739 at the end of 22। तो मार्केट वैल्यू हमारे अगर आप देखेंगे बिलियनियर प्रमोटर्स का तो यहाँ पे काफी इंक्रीमेंट बड़ा हमें देखने को मिला है इनके वेल्थ का। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे टॉप कौन है हमारे लिस्ट में, सबसे ज्यादा वेल्थ इंक्रीमेंट किसकी हुई है। यहाँ पे कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो जो टॉप 3 है हमारे यहाँ, उसमें से जो टॉप 2 है इनका वेल्थ डिक्लाइन हुआ है इस साल 5% ऑलमोस्ट, जिसमें मुकेश अंबानी जी एंड गौतम अडानी ये दोनों आते हैं और यहाँ पे इन दोनों का वेल्थ है $100 बिलियन के आसपास। और इसके बाद आते हैं शिव नादर जिनके वेल्थ में काफ़ी अच्छी इंक्रीमेंट हुई है। तो अगर ओवरऑल आप चेंज देखेंगे तो दिलीप संघवी हैं सन फार्मा के प्रमोटर, 43% इंक्रीमेंट हुआ है इनके वेल्थ में। अज़ीम प्रेमजी है विप्रो के प्रमोटर, 25%। सुनील बी मित्तल 26%। एयरटेल के मालिक सज्जन जिंदल जेएसडब्ल्यू स्टील 32% चेंज है। राधाकृष्ण अंबानी एवेन्यू सुपरमार्ट्स के -14% है। एंड यहाँ पे राजीव एंड संजीव बजाज फिनसर्व के जो प्रमोटर्स हैं 17% का इंक्रीमेंट हुआ और केपी सिंह डीएलएफ के प्रमोटर्स में 11.2% का यहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने को इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो कुछ प्रमोटर्स के वेल्थ डिक्लाइन हुए हैं बट ओवरऑल कहीं-कहीं आप देख सकते हो कि फार्मा ने काफी वेल्थ क्रिएट किया, राइट? आईटी में भी अच्छा खासा हुआ है, टेलीकॉम ने काफी इंक्रीमेंट दी है इस साल अच्छी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो बिलियनर्स है स्पेसिफिक सेक्टर्स में काफी बढ़िया कर रहे हैं। लेटेस्ट सैंक्शंस ऑन रशिया में कट ऑफ एक्सेस टू डिस्काउंटेड क्रूड। अब आप देख रहे थे कि जब से यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पे, तब से भारत रशिया से काफी सस्ते दाम पे डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीद रहा है। और ये क्रूड ऑयल खरीदने से हमें तो देखो बहुत फायदा हो रहा है, राइट? हमें सस्ते दाम पे क्रूड मिल जा रहा है जो हमें डेवलपमेंट के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है स्पेसिफिकली। लेकिन अभी क्या हुआ, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ एडिशनल सैंक्शंस लगा दिए। इन्होंने स्पेसिफिकली कंपनीज, टैंकर, वेसल्स सब पे सैंक्शन लगाया है, जिसकी वजह से इंडिया एक्सेस कर पा रहा था रशिया के डिस्काउंटेड क्रूड को। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारा जो एक्सेस है ये कट ऑफ हो सकता है टू डिस्काउंट रशियन क्रूड, डिस्काउंटेड रशियन क्रूड एंड हम फोर्स हो सकते हैं कि हम बाय करें इससे मार्केट प्राइसेस पे।
यहाँ पे कोई इमीडिएट डिसरप्शन नहीं है क्योंकि वॉल्यूम ऑलरेडी ट्रांज़िट में है और यहाँ 6 से 8 वीक लगेंगे इंडिया पहुँचने में। तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इंडिया पर ऐसे, लेकिन जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये है कि जो डिस्काउंट है रशियन क्रूड ऑयल पे जो हम ले अभी तक हमें जिसका मज़ा मिल रहा था, वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि शायद हमें अब ये मार्केट प्राइसेज़ पे लेना पड़े। तो एडमिनिस्ट्रेशन आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो बाइडेन का फ्राइडे को इन्होंने अनवील किया है ब्रॉडेस्ट पैकेज ऑफ कर्ब्स रशिया पर और बड़े सैंक्शंस लगा दिए जाने से पहले और इनके जाने में अब हफ्ता भर नहीं बचा है। लेकिन उससे पहले ही इतना काम कर रहे हैं जितना शायद इन्होंने 4 साल में नहीं किया होगा। और यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं ऑयल प्रोड्यूसर्स, टैंकर्स, इंटरमीडिएरीज, ट्रेडर्स, पोर्ट्स। यूएस ट्रेजरी ने स्लैप किए हैं सैंक्शंस ऑन अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस मेजर्स, गazprom, नेफ्ट एंड ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज। देखिए मैंने जैसा हमने डिस्कस किया था कि ये एक तो कंपनीज हैं, वेसल्स हैं, टैंकर्स हैं, पोर्ट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इंटरमीडिएरीज हैं, सबके ऊपर ये सैंक्शंस लगा रहे हैं स्पेसिफिकली चुन-चुन के कि जो इनकी शैडो फ्लीट है, ये बिल्कुल भी काम ना कर पाए। तो इम्पोर्टेंटली इंडिया के लिए अगर आप देखेंगे तो यूएस ने सैंक्शन किए हैं 183 वेसल्स यहाँ पर, जिन्होंने शिप किया है रशियन ऑयल एंड सम ऑफ व्हिच मे हैव बीन कैरिंग क्रूड ऑयल टू इंडिया एज़ वन ऑफ द मेजर रशियन इंश्योरेंस प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पे अगर फाइनेंशियल बर्डन आया तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट नहीं करेगी कोई शॉर्टेज ऑफ ऑयल या डिसरप्शन इन फ्लोज टू इंडिया इन एटलीस्ट नेक्स्ट टू मंथ्स। जो पीरियड है, ये विंडो है प्रोड्यूसर्स के लिए एज वेल एज बायर्स के लिए कि वो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स कर ले। तो यहाँ पे हो सकता है हमें कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स करने पड़े, बट हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि कोई प्रोड्यूसर या बायर हो जो हमें अभी भी बिलो कैप प्राइस ये बेचने को तैयार हो, जो ऑयल है। मीनवाइल ऑयल प्राइसेस जो हैं ये भी बढ़े हैं। ब्रेंट लास्ट डे फाइनेंशियल प्राइसेस इनके इंक्रीज हुए टू $81.23 पर बैरल एट द टाइम ऑफ गोइंग टू प्रेस, अप फ्रॉम 79.68 पर बैरल एट द एंड ऑफ फ्राइडे। तो गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही है प्राइसेस को एंड यहाँ पे इनका ये कहना है कि चांस है यहाँ पे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की और नीचे जाएंगे अगले कुछ दिनों में। तो कोई शॉर्टेज अभी नहीं है। इंडिया होपफुल है कि यहाँ पे हम हायर क्रूड वॉल्यूम सिक्योर करेंगे फ्रॉम अदर प्रोड्यूसर्स एंड हम एडिशनल प्रोडक्शन भी देख रहे हैं कमिंग टू मार्केट। ओपेक के पास भी स्पेयर कैपेसिटी है, ओपेक भी अपना बढ़ाएगा कैपेसिटी को। एंड ओपेक के बाहर, ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इनके पास कैपेसिटी है, ये प्रोडक्शन को और बढ़ा सकते हैं। ओपेक के अलावा गुयाना, यूएस, कनाडा, यहाँ पे और दूसरी कंट्रीज हैं विच आर इन अ पोजिशन टू सप्लाई, जो सप्लाई को इंक्रीज कर सकती है एंड कॉम्पनसेट कर सकती है जो डिफिसिट क्रिएट होगा सप्लाई में ड्यू टू सैंक्शंस ऑन रशिया। तो आई होप कि जितने भी व्यूअर्स हैं उनको क्रूड ऑयल की पूरी स्टोरी अभी समझ में आ गई है कि क्रूड ऑयल किस वजह से अभी आप देख रहे हो जहां चल रहा है वो चल रहा है। रशिया अभी तक 31 लास्ट मंथ ही रशिया ने 31% इंडिया का जो टोटल ऑयल इंपोर्ट है वो सप्लाई किया है। तो यहाँ पे जो रशियन जितने भी टैंकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इनको कुछ ना कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा सोल्यूशन। अगर ये अभी भी जो सेम इनका मोडस ऑपरेंडी था वो चलता रहे इस तरीके से, कुछ जुगाड़ इन्हें ज़रूर लगाने होंगे। और दूसरा जो क्रूड ऑयल का एक मैं बोलूँगा प्राइस को जो अफ़ेक्ट कर रही है चीज़, वो हमने इस आर्टिकल में डिस्कस किया, लेकिन वो ग्रोथ रेट है। तो एक आपकी नॉलेज कंप्लीट हो जाएगी इस टाइम पे अगर आप इस आर्टिकल्स को आपने समझ लिया और उसके अलावा आपने समझ लिया कि इसको जो ग्रोथ रेट है चाइना वगैरह में स्लो डाउन है, जिसकी वजह जो सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर था, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं ज़्यादा, गिरे हुए हैं और एक्सपेक्टेड है कि आगे और नीचे जाएँगे। रुपया हेस्टन कर सकता है मार्केट फ्री फॉल। अब ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल में ये कहना है कि रुपया अगर ऐसे ही गिरता रहा ना, तो ये हो सकता है कि जो हमारे शेयर्स हैं, वो बिल्कुल फ्री फॉल में चले जाएँ, बिल्कुल नीचे गिरने लग जाएँ। रुपी डेप्रिसिएशन अगर ये कंटिन्यू चलता रहा, तो ये पुल करेगा मार्केट्स को डाउन फर्दर सिंस सितंबर 2024 एंड रुपया डिक्लाइन हुआ है बाय 3.1%, निफ्टी ड्रॉप हुआ है बाय 8.5%। ड्यूरिंग द सेम पीरियड सेंसेक्स गिरा है कितना? बाय 7.3%। तो अगर ये डिक्लाइन चलता रहा, मार्केट्स क्या करेंगे? ये ब्रेस करेंगे और ज़्यादा पेन एंड ये पुश कर सकते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को कि एग्जिट करें अपने पोजीशंस को फास्टर देन एंटिसिपेटेड। मंडे को रुपया ट्रेड कर रहा था एट 86.58 अगेंस्ट द डॉलर, जो फ्रेश लो है अमिड राइजिंग डॉलर एंड आउटफ्लोज फ्रॉम इंडियन इक्विटीज। जो राइज है क्रूड ऑयल प्राइसेस में, क्या हुआ इसकी वजह से? फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड बढ़ गया। क्रूड ऑयल की अगर लेट्स से आपको पेमेंट करनी है आज, ठीक है, आपको ₹100 पे करना है, लेकिन पता चला कि जो $1 ₹100 के बराबर था। तो आपको ₹100 देना था क्योंकि $1 का आपने क्रूड ऑयल बाय किया। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि रुपया कमज़ोर हो गया, 110 का हो गया डॉलर के अगेंस्ट। तो वही क्रूड ऑयल, क्योंकि आपको तो उसको तो डॉलर से मतलब है, उसको $1 चाहिए, रुपए की वैल्यू कितनी भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब आप ₹110 स्पेंड करोगे, $1 खरीदोगे और फिर क्रूड उससे परचेज़ करोगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हुआ? रुपया कमज़ोर हुआ तो आपको और ₹10 10% महँगा पड़ गया वो क्रूड ऑयल, राइट?
10% बहुत बड़ा मार्जिन होता है। तो यहाँ पे यही सेम चीज़ मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ा है यहाँ पे, तो इससे फॉरेन एक्सचेंज डॉलर की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई और इससे रुपया और कमज़ोर होने लग गया। तो कहीं न कहीं जो अगर आप देखेंगे मैक्रो फैक्टर्स हैं, वो इस तरीके से आ रहे हैं कि रुपया पे और ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। जॉब मार्केट यूएस में काफ़ी स्ट्रेंथन हो रहा है, बॉन्ड यील्ड्स वहाँ पे बढ़े हैं, बॉन्ड मार्केट्स बहुत ऑप्टिमिस्टिक है कि ट्रम्प यहाँ पे जो भी इकोनॉमी के साथ करने वाले हैं, उसको लेकर के डॉलर और स्ट्रेंथन हुआ है, हर करेंसी के अगेंस्ट डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है। इंडियन रूपी एक्चुअली खराब नहीं परफ़ॉर्म कर रहा है ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ। अगर आप बाकी करेंसीज़ को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि डबल डिजिट ड्रॉप देखने को मिला है हमें, बाकी करेंसीज़ में। तो इंडियन रूपी मैं कहूँगा कंपैरेटिवली, रिलेटिवली बहुत बढ़िया परफ़ॉर्म कर रहा है अगेंस्ट अदर करेंसीज़ एंड इट हर्ट्स द मार्केट एज़ इट रिड्यूसेस रिटर्न्स ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब हो क्या रहा है, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ना, उनका रिटर्न कहीं न कहीं कम हो जा रहा है। जैसे मान लो, आपने किसी कंट्री में, मलेशिया में जाकर के इंडिया में पैसा कमाया, मलेशिया में आपने इन्वेस्ट किया पैसा, ठीक है? मलेशिया में जब आपने पैसा इन्वेस्ट किया, तो क्या हुआ कि आपको रिटर्न आ रहे हैं 20% के, बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। लेकिन अचानक से 1 हफ्ते में उनकी करेंसी 10% गिर गई। तो आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है? उसकी वैल्यू 10% तो ऐसे ही खत्म हो गई, राइट? डॉलर के अगेंस्ट वो 10% गिर गया, तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू वैसे ही 10% खत्म हो गई। तो अब आपका जो रिटर्न है, वो और कम हो गया। अब वही रिटर्न अगर आपने अपनी करेंसी में किया होता डॉलर में और उसके बाद आपने अपने ही मार्केट में इन्वेस्ट किया होता और खाली 10% भी कमाया होता, तो वो और ज़्यादा बढ़िया था। क्यों? क्योंकि आप दूसरी कंट्री में जब इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र भी है आपका रिस्क का। वहाँ पे गवर्नमेंट कैसी है, वहाँ की कंपनीज़ कैसी है, पॉलिसी कैसी है, उससे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको अपनी कंट्री की होगी। दूसरा, करेंसी रिस्क हमेशा रहेगा, उसको भी हेज करो। एक तो मार्केट के रिस्क को आप हेज करते हो, फिर करेंसी रिस्क को भी आप हेज करोगे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये करना और रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, मलेशिया में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो थोड़े अनअट्रैक्टिव हो जाएँगे अगर करेंसी इतनी तेज़ी से वहाँ पे डिवैल्यू होना शुरू हो जाए। तो यही एक प्रॉब्लम है जो सौरभ मुखर्जी का कहना है, जो फाउंडर है और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के। जो राइज़ है ऑयल प्राइसेज़ में मंडे को फॉलोइंग अ न्यू वेव ऑफ यूएस सैंक्शंस, न्यू वेव ऑफ यूएस सैंक्शंस से फॉलो करा अगेंस्ट रशियाज़ एनर्जी इंडस्ट्री एंड इसने कंपाउंड किए हैं इन्वेस्टर कंसर्न्स। रूपी डेप्रिसिएशन अलोंग विथ ऑयल प्राइस एप्रिसिएशन काफ़ी पेनफुल होगा। अगर ऑयल स्टेबलाइज़ होता है तो जो इम्पैक्ट है रूपी डेप्रिसिएशन का ये सिग्निफिकेंट नहीं होने वाला। एंड अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो यूनियन बजट ड्यू है एंड और ज़्यादा रीज़न है फॉर एफपीआईज़ टू टेक सम रिस्क ऑफ एंड सिट ऑन द फेंस। लेकिन एक चीज़ बहुत ऑब्वियस है, जो करेंसी डेप्रिसिएशन है नेगेटिव है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए क्योंकि वो तुरंत ही वैल्यू लूज़ कर देते हैं। तो जितने भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है ना इंडिया में, वो इस टाइम पे टेंशन में ज़रूर होंगे हमारे से ज़्यादा क्योंकि भई उनका फॉरेन करेंसी का इन्वेस्टमेंट है और इंडियन रूपी में इन्वेस्टेड है। तो करेंसी डेप्रिसिएशन कुछ सेक्टर्स को तो हेल्प करता है लेकिन वो सिर्फ टेम्परेरी होता है। जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उनके रेवेन्यू थोड़े से बढ़ जाएँगे कन्वर्जन रेट चेंज होने से, लेकिन जब ऑर्डर या प्रोजेक्ट रिन्यू होगा, तो रिन्यूअल रेट जो होगा वो और नीचे आएगा डॉलर टर्म्स में। एट द सेम टाइम जो उन्होंने रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं डॉलर्स में, वो लूज़ होंगे। तो एफपीआई जो है, ये फोर्स्ड होंगे कि ये सेल करें मोर देन दे इंटेंड टू क्योंकि करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो उन्हें डर के मारे और ज़्यादा इंडियन शेयर बाज़ार में अपने पोर्टफोलियोज़ को खाली करना होगा, लाइट करना होगा। आते हैं अगले आर्टिकल पे ग्रो आई कर रहा है आईपीओ दिस ईयर एंड टारगेट कर रहा है कितना 6 टू 8 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन। फिनटेक फर्म ग्रो ने किक स्टार्ट किया है प्रिपरेशंस फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इन 2025 एंड इसने डिस्कशंस होल्ड किए हैं विद मल्टीपल इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एंड सोर्सेज विद द मैटर्स ऑफ द कंपनी हैव सेड। तो यहाँ पे ग्रो काफी लोग यूज करते होंगे मेरे ख्याल से जीरोधा ग्रो एंजल वन अपस्टॉक्स। तो ग्रो एक ब्रोकर्स में से एक है जो काफी न्यू एज है डिस्काउंट डिस्काउंट ब्रोकर है एंड ये बात कर रहे हैं किस चीज़ की? एक आईपीओ की 6 से 8 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन ये टारगेट कर रहे हैं एंड कंपनी जो लार्जेस्ट ब्रोकर है एंड सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी है ग्रो। ये रेज़ प्लान कर रहा है कि रेज़ करेगा $700 मिलियन करीब 6000 करोड़ एंड वैल्यूएशन होगा 6 टू 8 बिलियन डॉलर्स के करीब 69,000 करोड़ एट दी हायर एंड। लास्ट फंडिंग राउंड में अक्टूबर 2021 में कंपनी वैल्यूड था कितना 3 बिलियन डॉलर्स एंड ये स्टार्ट आउट हुआ एज डायरेक्ट प्लान डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन 2017 एंड इसने फोरे किया किसमें? ब्रोकिंग में। तो इनका प्लान था कि हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2017 में और फिर ये ब्रोकिंग में आ गया 2020 में। मई 2024 में क्या हुआ? कंपनी ने रिलोकेट किया अपने पेरेंट एंटिटी को टू इंडिया फ्रॉम यूएस एज़ अ पार्ट ऑफ आईपीओ प्रिपरेशन एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जो कंपनी है उसने रिपोर्ट किया है नेट लॉस ऑफ कितना? 805 करोड़ एफवाई 25 में लार्जली ओइंग टू वन टाइम टैक्स पे आउट फॉर शिफ्टिंग बेस।
तो यहाँ पे इन्होंने एक्सपैंड किया अपना क्लाइंट बेस रैपिड पेस से एंड सितंबर 2023 में ये पास ज़ीरोधा गया टू बिकम लार्जेस्ट ब्रोकर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्लाइंट्स। मई 2024 में क्या हुआ? ये पहला ब्रोकरेज बना जिसका एक्टिव क्लाइंट बेस करीब $10 मिलियन सॉरी 10 मिलियन क्रॉस हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, 1 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट बेस की बात नहीं हो रही है, कितने क्लाइंट बेस एक्टिव हैं। और ये इट इज़ अमंग कैपिटल मार्केट प्लेयर्स जो बेनिफिट करता है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इक्विटी मार्केट रैली एंड सब्सिक्वेंट ग्रोथ इन इक्विटी मार्केट इन्वेस्टर्स। तो जो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स हैं इंडिया में वो स्काई रॉकेट हुए हैं सिंस कोविड-19 एंड ये ड्रिवन था बाय सिम्प्लिफाइड अकाउंट ओपनिंग एंड वाइडस्प्रेड स्मार्टफ़ोन अडॉप्शन। ऑफ कोर्स कोविड के बाद जो स्मार्टफ़ोन अडॉप्शन हुआ, सिम्प्लिफाइड तरीका हो गया डीमैट ओपन करने का, तो इसकी वजह से काफ़ी हेल्प मिला है इन ब्रोकर्स को। एट द एंड ऑफ दिसंबर 2024 जो टोटल डीमैट टैली है ये है 185.3 मिलियन मतलब 18.5 करोड़ इंडिया में। तो कंपनी वो उन फर्म्स में से एक है विच आर एक्सपेक्टेड कि वो डेब्यू करेंगे एक्सचेंजेस पे इन 2025। According to experts, जो momentum है equity markets में, it will likely to continue with IPOs worth 35 billion in next 12 months. Tech companies expected हैं कि they can go public in 2025, including Zepto, Urban Company, Magic Pin, Captain Fresh और among others. ये सारी कंपनीज हैं जो ये पब्लिक जाने की बात कर रही है 2025 में। तो 91 फर्म्स ने रेज किया है 1.6 ट्रिलियन रुपी थ्रू मेन बोर्ड आईपीओज इन 2024 एंड जो लार्जेस्ट आईपीओ है 2024 में ये कहां से था? Hyundai मोटर से था, फॉलोड बाय स्विगी 11,500 करोड़ का एंड एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 4,275 करोड़। तो न्यू एज कंपनीज जितनी भी है ना ये कम बैक कर रही हैं 2 साल बाद चुपचाप, जहां पे 8 आईपीओस हैं। ऑफिस, ब्लैकबक, डिजिट इंश्योरेंस, फर्स्ट क्राई, एक्सीगो, मोबिक्विक, स्विगी, यूनिकॉमर्स इन्होंने रेज किया करीब 21,500 करोड़ अपने प्राइम डेटाबेस रिपोर्ट से अगर आप देखें। आते हैं अगले आर्टिकल पे और ये है रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, जब रिजल्ट सीजन आते हैं तो काफी खौफ होता है राइट बच्चों में। मुझे तो बहुत ज़्यादा होता था। तो कहीं न कहीं देखो यही रीज़न था कि कंपनीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। अब एचसीएल टेक ने रिज़ल्ट्स खराब नहीं दिए हैं, बढ़िया दिए हैं, लेकिन मार्केट ने क्या पनिश किया है, 10% नीचे है ये, ठीक है? और कुछ इतने खराब रिज़ल्ट्स नहीं है इनके। एचसीएल टेक ने एक सबसे अगर देखें सीक्वेंशियल ग्रोथ क्या होती है? जब पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर को कंपेयर करो, 2 क्वार्टर्स को कंपेयर करो ना, एक ही साल के कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, लास्ट टू दिस, तो वो होता है सीक्वेंशियल। और इस क्वार्टर को कंपेयर करो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से, पिछले साल के, तो वो होता है ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सीक्वेंशियल ग्रोथ रेवेन्यू में और नेट प्रॉफिट और एबिटा में यहाँ पे थोड़ा-सा शॉर्ट रहा है जो ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट आए हैं उससे। रेवेन्यू ग्रो किया 3.6% से एंड नेट प्रॉफिट बढ़ा है 8.4%। तो दोनों फिगर्स ने एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस को मिस कर दिया और कोई बड़े मार्जिन से नहीं मिस किया है। अब देखो रेवेन्यू को कितने से मिस किया है? 30,036 करोड़ का रेवेन्यू एस्टिमेटेड था। 110 करोड़ से मिस किया है, 120 करोड़ से मात्र। इतने पैसे इस कंपनी के लिए छुट्टे पैसे होते हैं। अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो 4,614 करोड़ यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्सपेक्टेशन से अर्निंग क्या आई है 4,591 मतलब कितना 30 करोड़ से मिस हुआ है नेट प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं है ये। तो डिस्पाइट दिस मिसेस कंपनी ने रेज किया है लोअर एंड अपने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को 4.5 से 5% का इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस भी किया है कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में, जो पहले 3.5 से 5% था। तो इसको थोड़ा और नैरो कर दिया और ये बढ़िया इंप्रूवमेंट देख रहे हैं डिमांड एनवायरनमेंट में। इनका कहना है कि स्पेंडिंग बढ़ रही है, क्लाइंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं इनिशिएटिव्स में जैसे ड्राइव इनोवेशन, एफिशिएंसी, जनरेटिव एआई और डेटा में। एंड यहाँ पे काफ़ी बढ़िया इन्हें फ्यूचर नज़र आ रहा है। तो इतनी छोटी-सी चीज़ पर ऐसा होता है कि आप 1 मार्क्स के लिए आपकी पिटाई हो जाए घर पे। तो एचसीएल की मार्केट में यही हालत हो गई है आज। ये जो इम्प्रूवमेंट है, ये ड्रिवन था बाय ग्रोथ इन द सर्विसेज बिजनेस एंड फेवरेबल करेंसी मूवमेंट। जो कंपनी मेंटेन करती है अपना ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस फॉर एफवाई 25 एट 18% टू 19% जो रिफ्लेक्ट करता है ऑपरेशनल स्टेबिलिटी डिस्पाइट ऑनगोइंग ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। तो उन्होंने गेन किया है कितना 1% 100 बेसिस पॉइंट प्रोजेक्ट एसेट प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट से एंड ये पार्शियली ऑफसेट हुआ है बाय 40 बीपीएस इंपैक्ट फ्रॉम वेज हाइक्स। तो वेज हाइक बड़ा इंपॉर्टेंट है आईटी सेक्टर क्योंकि सर्विस सेक्टर है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो खर्चे का कंपोनेंट होता है वो होती है सैलरीज, एम्प्लॉयज की सैलरीज, ठीक है।
तो काफ़ी इसलिए ट्रैक किया जाता है कि टोटल इनके पास एम्प्लॉइज़ हैं, उसमें अट्रिशन रेट क्या है, वेज हाइक कितना चल रहा है ऑन एन एवरेज, रिटेंशन कैसा है, मतलब ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आईटी सेक्टर को जब आप एनालाइज़ करोगे, तो आप देखोगे। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी देखते हैं कि क्योंकि इनके तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं थोड़े, तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इनके पास कितना है, कितना ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लेकर आए हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर नोट कीजिए, अगर आप एनालाइज़ करना सीखना चाहते हैं आईटी कंपनीज़ को तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और मैं तो कहूँगा शुरुआत कीजिए आईटी सेक्टर से अगर आप कंपनीज़ को इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो, बहुत ही बढ़िया आपको ईज़ी लगेगा काफ़ी। जो कॉस्ट है यूजिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल का और कन्वर्सेशनल एआई का वो ड्रॉप हो चुका है 85%। तो यूज़ केस और ज़्यादा वायबल है पहले से एंड यहाँ पे ये जो क्वार्टर भी था ये एआई इनेबल्ड सॉल्यूशन डील से काफ़ी ज़्यादा ड्रिवन था। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गोज़ बियॉन्ड एप्पल लुक्स टू बिल्ड फॉर Xiaomi एंड Oppo। यहाँ पे चेन्नई से खबर आ रही है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बात कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है Xiaomi एंड Oppo से एंड यहाँ पे Xiaomi और Oppo से बात चल रही है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की। किसके लिए? चाइनीज़ स्मार्टफ़ोन कंपनीज़ के लिए, जहाँ पे ये एप्पल के अलावा दूसरी कंपनीज़ को भी स्मार्टफ़ोन सप्लाई करना चाहेगा। तो अगर आप देखें, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने रियलाइज़ किया है कि अगर टॉप प्लेयर बनना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज़ में, ईएमएस इकोसिस्टम में, तो फ़ोकस होना चाहिए किस पर? स्केल पर। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स टॉक्स में है विद टॉप चाइनीज स्मार्टफोन प्लेयर्स इंक्लूडिंग Xiaomi, Oppo कि ये कंपोनेंट्स बनाए फॉर देम एंड इनिशियली ये बात कर रहा था किससे वीवो के साथ बट अनलाइकली है कि वीवो पार्टनरशिप विल गो थ्रू क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी डिक्सन के साथ अपना जॉइंट वेंचर कर लिया है। तो कंपनी जो इनक्लोजर्स बनाती है आईफोन के लिए ये इंक्रीजिंगली मिमिक कर रही है फॉक्सकॉन लाइक मॉडल। फॉक्सकॉन काफी बड़ी कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है बड़ी-बड़ी स्मार्टफोन कंपनीज के लिए कि ये फॉक्सकॉन का मॉडल लेकर आए इंडिया में जहाँ पे ये बहुत ही सही दाम पर अच्छी क्वालिटी के स्मार्टफ़ोन्स इन्हें मैन्युफैक्चर करके दे। बेसिकली इन कंपनीज़ को फिर कुछ नहीं करना है, बस इन्हें कॉन्ट्रैक्ट देना है और ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उनके सारे कंपोनेंट्स की और इसके अलावा असेंबली करेंगे स्मार्टफ़ोन्स की। तो यहाँ पे जैसे कैमरा हो गया, डिस्प्ले मॉड्यूल्स हो गए स्मार्टफ़ोन प्लेयर्स के लिए, तो ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो ओ वीवो ने एंड जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर डिक्सन है इनके लास्ट मंथ, इन्होंने कहा कि ये जॉइंट वेंचर सेटअप करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ जहाँ पे स्मार्टफ़ोन की बात हो रही है। डिक्सन यहाँ पे 51% स्टेक लेगा जॉइंट वेंचर में और वीवो इंडिया होल्ड करेगा 49%। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मूव है, ये बियॉन्ड एप्पल जाना चाहता है और ये ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन बहुत इंटेंसिफाई होने वाला है बिटवीन नोएडा हेडक्वार्टर्ड डिक्सन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आर्म ऑफ टाटा कंग्लोमरेट। ये जो प्लेयर्स हैं ये यूज करेंगे टाटाज wanting them to get into space not just to diversify their supply chain but also leverage the point। तो डिक्सन एक बहुत बड़ा एंटिटी बनते जा रहा है एंड इन्हें ज्यादा से ज्यादा सेलिंग पावर भी मिल रही है एंड जैसे आप बड़े बनते जाओ तो आपको जो सेम रेट्स है वो रखना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो Xiaomi को जो मिल रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग अर्लियर इनको सेम प्राइस नहीं मिलने वाला है। तो काफ़ी कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में एंड अगर ये इतना पोर्टफोलियो एक्सपैंड कर पाएँगे बियॉन्ड एप्पल, तो यहाँ पे लीडिंग एंड्रॉयड जो ओईएम्स हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये इनको भी इंक्लूड कर लेंगे और ये स्केल और सोफिस्टिकेशन दोनों इम्प्रूव करना चाहता है, अचीव करना चाहता है बाय कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जिसकी जो डिमांड है। तो इंडिया स्मार्टफ़ोन मैन्युफैक्चरिंग का हब इस तरीके से ज़रूर बन सकता है जैसे कि ताइवान बना है, जहाँ पे इन्होंने अपने आप को एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हब बनाया, दूसरी कंपनीज़ के जितने भी स्मार्टफ़ोन्स हैं आप देखेंगे वहाँ पर बनते हैं इस तरीके से। आते हैं अगले आर्टिकल पे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। फाइनली रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा जो आया है वो थोड़ा सही आया है। 4 मंथ के लो पर आ चुका है हमारा डेटा और ये है 5.2%। फूड प्राइसेज़ स्पेशली नीचे आए हैं। इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो ईज़ होकर हो चुका है 4 मंथ लो ऑफ 5.2% दिसंबर में बैक्ड बाय अ डिक्लाइन इन फूड प्राइसेज़। जो इकोनॉमिस्ट हैं हाउएवर वो काफ़ी डिवाइडेड है पॉसिबल रेट कट पे फरवरी में कॉलिंग फॉर वॉच ऑन जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जहाँ पे रुपी नए लोज पर आ चुका है। तो ये जो रुपी डेप्रिसिएशन है, ये स्टेटस को कर रहा है किस पे? रेपो रेट पे लाइकली एंड जो थिंग्स हैं वो चेंज होंगी ड्रास्टिकली फॉरेक्स फ्रंट पे अगर आप देखो, व्हिच इज़ इम्प्रोबेबल। तो डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी की वजह से क्या हो सकता है? इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। बाहर से जो सामान हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो महँगा हो जाएगा अपने आप। स्पेशली ऑयल प्रोडक्ट्स जो हम इम्पोर्ट करते हैं। तो रुपया अभी चल रहा है कितना 86 पर डॉलर के नीचे। तो काफ़ी क्रूशियल है कि हम मॉनिटर करें जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्लोज़ली क्योंकि ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हमारे ग्लोबल कमोडिटी मार्केट को काफ़ी ज़्यादा। तो
एवरेज इन्फ्लेशन जो था हमारा, ये अगर आप देखेंगे 2024 में 5% रहा है, जो 5.7% का एवरेज था 2023 में, उससे काफ़ी कम है। तो इन्फ्लेशन मेज़र किया जाता है कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स से, जो 5.5% था नवंबर में, 5.7 था दिसंबर में, 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। और 2024 का अगर आप देखेंगे तो ये अबव 5% मार्क रहा था, 4th कंसेक्यूटिव मंथ्स डिस्पाइट ईजिंग इन वेजिटेबल इन्फ्लेशन। तो कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, वो मीट सेटअप करेगा नेक्स्ट फरवरी 5 से 7 के बीच में होने वाला है ये बजट के बाद। और एमपीसी एक्सपेक्टेशन यही है कि हो सकता है इस बार भी पॉलिसी रेट सेम रखे, 6.5% ही रखे, जैसा उन्होंने लास्ट मीटिंग दिसंबर में रखा था। तो वेजिटेबल प्राइसेस में काफ़ी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। जो सबसे बड़े हमारे जो सर का दर्द है, वो हमारी सब्जियों के दाम हैं, फूड प्राइसेस हैं, ठीक है? फूड इन्फ्लेशन ने हमें सबसे ज़्यादा परेशान किया, और एक्सपर्ट्स ने पॉइंट आउट किया कि अभी यहाँ पे बजट प्रेज़ेंटेशन भी है एंड इसके बाद ही ये होने वाला है। तो जो कन्विक्शन है फिस्कल अर्थमैटिक का, वो वे करेगा मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन पर। तो हमें देखना होगा कि क्या इस बार कोई रेट कट हो जाता है। अगर ये सरप्राइज़ रेट कट देखने को मिला, तो फिर मार्केट में मुझे लगता है एक पॉजिटिव साइकिल आ सकती है ग्रोथ की, जहाँ पे कंपनीज़ भी एक्सपेंशन प्लान करेंगी, कंज़म्पशन भी इससे इंक्रीज़ होगा मुझे लगता है, एंड हम एक पॉजिटिव साइकिल देखेंगे इंडिया में। तो ये बड़ा ज़रूरी होने वाला है हमारे लिए। तो आरबीआई का फ़ॉरकास्ट क्या है? 4.5% का इनका खुद का फ़ॉरकास्ट है इन्फ्लेशन का, जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के लिए। तो जनवरी अभी आधा ही गया है, तो अभी काफ़ी टाइम है इसमें। तो जो डेटा आ रहा है हमें देखते रहना होगा। कोर इन्फ्लेशन, अगर आप फूड और फ्यूल प्राइसेज़ को हटा दें, तो वो डिमांड प्रेशर का इंडिकेटर है, तो ये तो 3 मंथ के लो पे चल रहा है। बहुत ही बढ़िया चल रहा है। कोर इन्फ्लेशन से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जो फूड इन्फ्लेशन है, इसने बिल्कुल दही कर रखी है हमारे पूरे इन्फ्लेशन के डेटा की। फूड इन्फ्लेशन ये ड्रॉप हुआ है कितना, टू अ लो ऑफ अभी भी ये 8.4% है। आप ये सोचिए दिसंबर में, फ्रॉम 9% इन नवंबर। यहाँ पे विंटर क्रॉप्स आए, तो ये हायर था रूरल एरियाज में 8.7% एंड 7.9% था अर्बन एरियाज में। तो ऑन एन एवरेज फूड इन्फ्लेशन हायर था इन 2024 एट 8.4%, देन 6.8% इन 2023। फूड इन्फ्लेशन हमारा पहले से भी बढ़ चुका है। और वेजिटेबल प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं 26.5% दिसंबर में, एंड ये 4 मंथ लो पर थे पहले। तो 26.5% सब्जियों के दाम बढ़े हैं। तो इन्फ्लेशन अभी भी बहुत परेशान कर रहा है, फूड इन्फ्लेशन स्पेसिफिकली। फ्यूल्ड बाय एक्सपोर्ट्स, चाइना ट्रेड सरप्लस नियर्स $1 ट्रिलियन। चाइना का ट्रेड सरप्लस मैं बता रहा हूं आपको, $1 ट्रिलियन हो चुका है। यस, $1 ट्रिलियन का सरप्लस है। ट्रेड तो बहुत बड़ा है। और क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही जल्द प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट ओथ लेने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। तो उससे पहले चाइना जितना हो सके सामान एडवांस में एक्सपोर्ट कर दे रहा है यूएस में, कि इसके बाद, इनके आने के बाद तो पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं ये सब चीजें, और एक्सपोर्ट एंड कितना ज्यादा टैरिफ लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। तो पहले ही सारा वहां पे सामान पहुंचा दो। जो ट्रेड सरप्लस है वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे नए रिकॉर्ड पे चला गया, $992 बिलियन 2024 में, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फ्रॉम द कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑन मंडे। ये 21% हायर है देन प्रीवियस ईयर, एंड ये रिजल्ट था ऑफ रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स। लेकिन वीकनेस अगर आप देखेंगे इंपोर्ट में काफी रही है, जिसकी वजह से स्लजिश डोमेस्टिक कंजम्पशन रहा एंड कमोडिटी प्राइस भी गिरते रहे। तो अगर आप देखेंगे राइजिंग एक्सटर्नल अनसर्टेनिटी है ट्रेड पॉलिसीज को लेकर, जो ट्रंप लेकर आएंगे, पता नहीं क्या ट्रेड पॉलिसीज लाते हैं। चाइना का जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है इस साल बहुत चैलेंज फेस करेगा। तो इसीलिए इन्होंने पहले ही, आप देखेंगे, अपना सारा जितना हो सकता था प्रोडक्शन वहां पे पहुँचा दिया है डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले। एंड जो स्ट्रॉन्ग डिमांड है ओवरसीज से, इसकी वजह से ग्रोथ भी मिली है फॉर डोमेस्टिक इकोनॉमी, जो वेट डाउन था बाय इयर्स लॉन्ग हाउसिंग क्राइसिस। एक्सपोर्ट्स अकाउंट करते हैं फॉर नियरली अ क्वार्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन 2024 में, एंड ये जो सपोर्ट है अब यहाँ पे काफी बड़ा चैलेंज आने वाला है। तो जितने लोग बोल रहे थे ना कि चाइनीज मार्केट में स्टिमुलस है, कंजम्पशन रहेगा, वहां पे सारा एफआईएस जा रहे हैं, एफपीआई जा रहे हैं, तो वो भी आसान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पता नहीं कितने टैरिफ लगेंगे। इनका खुद का तो कंजम्पशन नीचे ही है, इनके एक्सपोर्ट भी हो सकता है पता नहीं कहाँ नीचे चले जाए। तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज है वहां पे भी, और इंडिया इसीलिए अभी भी आप ये नहीं कह सकते हो चाइना से कंपेयर करके कि चाइना ज्यादा अट्रैक्टिव है। जो प्रेसिडेंट इलेक्ट के जो टैरिफ थ्रेट्स हैं, वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये नए लेवीज एंड जो नए नए टैक्सेस होंगे, टैरिफ्स होंगे, उनसे बचने के लिए पहले ही सामान वहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट्स टू यूएस, इनका हाईएस्ट बढ़ा है इन ओवर द 2 years लास्ट मंथ, हिटिंग ऑलमोस्ट $49 बिलियन एंड टेकिंग ईयर्स टोटल टू $525 बिलियन। तो वैल्यू ऑफ शिपमेंट्स है टू ऑल मार्केट्स, ये हर महीने इनका बढ़ा है।
और ये 2022 के जो हाईज़ थे ड्यूरिंग पैंडेमिक्स उससे भी ऊपर जा चुका है। एक्सपोर्ट्स नियरली 11% बढ़ा है टू 336 बिलियंस इन दिसंबर और ये सेकंड हाईएस्ट मंथ है रिकॉर्ड में अगर आप देखेंगे बिहाइंड ओनली दिसंबर 2021। तो काफ़ी आउटबाउंड शिपमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं एंड ये वन ऑफ द लास्ट हाईएस्ट पॉइंट्स हो सकते हैं चाइनीज़ ट्रेड के लिए ऐसा कहा जा रहा है डायरेक्टली विद यूएस क्योंकि ट्रम्प के आने के बाद ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इस तरीके का रिकॉर्ड्स कभी टूट पाएँगे क्योंकि ये चाइनीज़ फर्म्स पे काफ़ी ज़्यादा प्यूनिटिव टैक्सेस लगाने वाले हैं एंड टैरिफ्स लगाने वाले हैं। तो इसका इंडिया फ़ायदा उठा पाएगा, वी हैव टू सी। कौन-सी कंट्रीज़ फ़ायदा उठा पाती है, ये कंट्रीज़ एंड उनके लीडर्स पे डिपेंड करता है यहाँ पे। क्योंकि इंडिया के पास कैपेबिलिटीज़ हैं या फिर कैपेबिलिटीज़ डेवलप हो सकती हैं बट इट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू डिपेंड ऑन द लीडर्स कि वो कितना इस अपॉर्च्युनिटी को पहले से प्रेडिक्ट करके और इसका फ़ायदा उठा पाते हैं। वीज़ा फ्री एंट्री, अगर आप देखेंगे स्टेट काउंसिल ने रिलीज़ किया है प्लान मंडे को अकॉर्डिंग टू व्हिच चाइना एम करता है कि वो एक्सपैंड करेगा यूनिलैटरल वीज़ा फ्री एंट्री टू मोर कंट्रीज़ जैसे गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि वो फ्लैगिंग टूरिज्म इंडस्ट्री को थोड़ा-सा यहाँ पे ड्राइव करे, ग्रोथ करे, बोल्स्टर करे एंड इकोनॉमी को भी थोड़ा बूस्ट कर पाए। तो कैबिनेट ने प्लान किया है कि ये इम्प्लीमेंट करेंगे इन एन ऑर्डरली मैनर लेकिन इन्होंने एक टाइम फ्रेम नहीं दिया है। ये भी नहीं बताया कि कौन-सी कंट्री चाइना में क्वालीफाई करेंगी वीज़ा फ्री एंट्री के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आप ऐसी वीडियोज़ को रोज़ देखना चाहते हैं तो। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।